नमस्कार दोस्तों। आज की स्टोरी में बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। इस स्टोरी में बताया गया है कि कैसे अकेली एक अच्छी आदत व्यक्ति के पूरे चरित्र को बदल सकती है। आज हम इस स्टोरी के माध्यम से कई सारे इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे। जैसे कि शायद आपको पता होगा कि इंग्लिश में 3 वंस होते हैं। एक होता है ONCE वंस, एक होता है ONES वंस और एक होता है ONE एपोस्ट्रॉफी के साथ फिर S। यकीन मानिए आज के बाद आपको कभी भी डाउट नहीं होगा कि इन तीनों का क्या मतलब होता है और इनका यूज कहाँ किया जाता है। इसके अलावा भी हम इस स्टोरी में यूज किए गए सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स को अच्छे से समझते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो मजबूत ही होगा, साथ ही साथ आपका ग्रामर पार्ट भी स्ट्रांग होगा। जैसे कि डियर का यूज कहाँ करते हैं, हैज हैव हैड के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो उसका मतलब क्या होगा, या हैज हैव हैड के बाद अगर ऑब्जेक्ट कोई यूज हो रखा है तो उसका मतलब क्या होगा। इसके अलावा प्लेंटी ऑफ का मतलब क्या होता है, इससे रिलेटेड इंग्लिश में ग्रामर पॉइंट्स क्या हैं। और हमारा सीखना सिर्फ यहीं खत्म नहीं होगा, क्योंकि इस स्टोरी में बहुत सारे वर्ड्स हैं, फ्रेजेज हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उनको आपको जरूर जानना चाहिए। चलिए स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है पावर ऑफ ट्रूथ, मतलब सच की शक्ति। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है या बहुत पहले की बात है। ये पूरा एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है एक समय की बात है या बहुत पहले की बात है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इंग्लिश में 3 वंस होते हैं। चलिए अब उन तीनों के बारे में अच्छे से आपको समझाता हूं। वो एनसीई वंस, इस वंस का यूज हम टाइम के सेंस में करते हैं, मतलब कि कोई चीज सिंगल टाइम हुई है या पहले हुई है, या जब इसका यूज हम कंजंक्शन के तौर पे करते हैं तो वहां पे एज सून एज का सेंस यही वंस निकाल के देता है। और जो ये वंस लिखा है वो NES वंस, ये प्लूरल फॉर्म है वन का। यानी कि जब हम वन का यूज एज अ प्रोनाउन करते हैं और वहां पे हमें प्लूरल फॉर्म की जरूरत पड़ती है तो वहां पे वंस का यूज किया जाता है। ये स्पेसिफिक पीपल या स्पेसिफिक थिंग्स को रिफर करता है। और जो वो एन ई के साथ एपोस्ट्रॉफी यस होता है वो पोजीशन बताता है, और कई बार ए वन प्लस इज का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। अब इन सारी बातों का क्या मतलब है मैं एग्जांपल्स के जरिए आपको समझाता हूँ। पहला वन से देखिए, सिंगल टाइम के लिए यूज हो रखा है। आई हैव ओनली बीन टू पेरिस वंस, मतलब मैं पेरिस में एक बार गया हूँ, एक बार रहा हूँ। यहाँ पे वन सिंगल टाइम के लिए वंस का यूज किया गया है। अगला एग्जाम्पल देखिए, वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। देयर वाज अ किंग, एक राजा रहता था या एक राजा था। यहाँ पे पास्ट की कोई बात बताने के लिए वंस का यूज किया गया है और वंस का यूज करके एक फ्रेज बनाया गया, वंस अपॉन अ टाइम, मतलब एक समय की बात है। और जब इसी वंस का यूज एज अ कंजंक्शन किया जाता है, कंजंक्शन के तौर पे किया जाता है, तो वहां पे इसका मीनिंग एज सून एज होता है। जैसे कि वंस यू फिनिश योर होमवर्क, जैसे ही तुम अपना होमवर्क फिनिश कर लेते हो, यू कैन प्ले, तुम खेल सकते हो। यहाँ पे वंस का सेंस एज सुन एज की तरह है, मतलब अगर आप चाहें तो इस वंस को एज सुन एज से रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब अगला वंस देखिए। एक्चुअल में इंग्लिश में वन शब्द दो तरीके से यूज किया जाता है। एक तो काउंटिंग के सेंस में, यानी जब कोई चीज सिंगल रहती है तो उसको बोलते हैं ये वन है, तो वहां पे वन का यूज काउंटिंग यानी सिंगल के लिए किया जाता है। इसके अलावा भी हम इसी वन शब्द का यूज एज अ प्रोनाउन भी कर सकते हैं, यानी किसी नाउन को रिप्लेस करके, यानी किसी नाउन को हम ना लिखकर इस वन शब्द को लिख सकते हैं। उसका भी एग्जाम्पल देखिए आप। जैसे आई डोंट लाइक दीज रेड एप्पल्स, मुझे लाल एप्पल्स लाल से पसंद नहीं है। आई प्रीफर द ग्रीन वंस, मुझे हरे वाले पसंद हैं। यहाँ पे देखिए वंस लिखा गया है, ये एप्पल्स को रिप्लेस करके लिखा गया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एप्पल्स भी लिख सकते हैं, ग्रीन एप्पल्स। अगला एग्जाम्पल देखिए जो कि स्पेसिफिक पीपल के लिए यूज किया गया है। द लकी वंस, यानी वह लोग जो लकी थे, गॉट टू लीव अर्ली, उनको जल्दी पैकअप करने का चांस मिला, अवसर मिला। यानी वह लोग जो लकी थे, किस्मती थे, उन्होंने जल्दी पैकअप कर लिया। अब यहां भी अगर आप चाहें तो इस वन शब्द को पीपल शब्द से रिप्लेस कर सकते हैं। अब अगला वन समझते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वन इज गोइंग टू बी लेट, किसी को देर हो जाएगी। इफ ही, यहाँ पे बी नहीं ही होना चाहिए। इफ ही डजंट हरी, यदि वो जल्दी नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए वंस लिखा हुआ है, लेकिन इसको वंस नहीं वन इज बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है वन प्लस इज का। अब आप बोल सकते हैं कि हमें कैसे पता चला कि ये कॉन्ट्रैक्शन है। ये सेंटेंस का सेंस बताता है कि ये कॉन्ट्रैक्शन है या वंस लिखा है। अगला एग्जाम्पल देखिए, पॉजिटिव के केस में वंस का यूज हो रखा है। वन शुड टेक केयर, किसी को ख्याल रखना चाहिए। वंस हेल्थ, किसी के यानी उसके स्वास्थ्य का, किसी को उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पे देखिए उसके सेंस में वंस का यूज यानी ONE फिर एपोस्ट्रॉफी यस का यूज हो रखा है।
कुल मिला के इन सारी बातों का सारांश ये हुआ कि जो ONCE वंस होता है वो टाइम बताता है, ONES वंस जो होता है वो वन का प्लूरल है और वन का यूज हम एज अ प्रोनाउन भी करते हैं, और जो ONE फिर अपोस्ट्रोफी यस होता है उसका यूज वन प्लस इज के कॉन्ट्रैक्शन के रूप में और पोजीशन के रूप में, इन दोनों चीजों में किया जाता है। चलिए अब स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड रहता था, अ मेर्सिलेस डकैत, एक मेर्सिलेस यानी निर्दयी डाकू रहता था। डकैत की स्पेलिंग ये होती है, आप याद रखिएगा। देयर का यूज हम किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के स्थान या अस्तित्व के बारे में जानकारी देने के लिए करते हैं। इसके अलावा इस सेंटेंस की एक खासियत और होती है कि यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए एज अ डमी सब्जेक्ट हम देयर का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ही हैड ruined, उसने बर्बाद कर दिया था, द लाइव्स ऑफ मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों के जीवन को उसने बर्बाद कर दिया था। यहाँ पे देखिए हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रखा है, मतलब ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है। इंग्लिश में जब भी कभी आपको हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज मिले तो आप समझ जाइए कि वो सेंटेंस परफेक्ट का है। अगर हैज हैव लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, अगर हैड लगा है तो पास्ट परफेक्ट हुआ। लेकिन अगर उसी हैज हैव हैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा है तो वहां पे पोजीशन बताता है। ये भी मैं एग्जांपल से बता देता हूं आपको। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, सी हैज कुक्ड डिनर, उसने डिनर बना लिया है, रात का भोजन बना लिया है। तो यहाँ पे देखिए हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रखा है, मतलब ये सेंटेंस परफेक्ट का है, और हैज लगा हुआ है इसलिए सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का हुआ। दे हैव स्टडीड इंग्लिश, उन्होंने इंग्लिश पढ़ लिया है, उन लोगों ने इंग्लिश पढ़ लिया है। यहाँ पे देखिए हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रखा है, मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। अगला सेंटेंस देखिए, आई हैड विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स एस्टरडे, मतलब मैं बीते हुए कल अपने दादा दादी से मिलने गया था। यहाँ पे देखिए हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रखा है, मतलब ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है क्योंकि हैड लगा हुआ है। अब वो केस देखते हैं जहां पे हैज हैव हैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा होता है। वहां क्या होता है कि देखिए सी हैज अ कार, यहाँ पे हैज के बाद अ कार लिखा है, मतलब एक ऑब्जेक्ट लिखा है, तो यहाँ पे पोजीशन दिखाएगा, सी हैज ए कार, उसके पास एक कार है। अगला एग्जांपल, दे हैव टू चिल्ड्रन, उनके पास दो बच्चे हैं। यहाँ पे देखिए हैव लिखा है, फिर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा है, इसलिए यहाँ पे पोजीशन का सेंस आएगा। अगला एग्जांपल, ही हैड अ ग्रेट आइडिया, उसके पास एक बड़ा ही अच्छा विचार था। यहाँ भी हैड लगा हुआ है और हैड के बाद एक ऑब्जेक्ट का मेंशन है, इसलिए यहाँ भी एक पोजीशन दिखाएगा, अधिकार दिखाएगा। आशा करता हूँ ये भी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। पॉइंट इजी था इसलिए हमने इसे थोड़ा फास्ट तरीके से कवर किया। चलिए स्टोरी में फिर से वापस चलते हैं। ही हैड ruined, उसने बर्बाद कर दिया था, द लाइव्स ऑफ मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों का जीवन उसने बर्बाद कर दिया था। ही डिडंट बिलीव, वो भरोसा नहीं करता था, इन ह्यूमैनिटी, वो मानवता में भरोसा नहीं करता था। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता। पास्ट इंडेफिनिट का यूज हम किसी पास्ट की हैबिट या रूटीन को बताने के लिए भी कर सकते हैं, वही यहाँ पे हो रखा है। ही डिडंट बिलीव, वो भरोसा नहीं करता था, इन ह्यूमैनिटी, मानवता में, मतलब उसकी आदत थी कि वो मानवता में भरोसा नहीं करता था। वंस, एक बार क्या हुआ, ही वॉज गोइंग ऑन अ रॉबरी मिशन, वो एक रॉबरी के यानी लूटने के लक्ष्य पे, उद्देश्य पे जा रहा था। मिशन का मतलब होता है कोई लक्ष्य या कोई उद्देश्य, रॉबरी का मतलब होता है लूटना। और इंग्लिश में गो ऑन के कई सारे मतलब होते हैं, वो क्या क्या मतलब हो सकते हैं मैं आपको एग्जाम्पल्स के जरिए समझाता हूँ। पहला एग्जाम्पल देखिए, प्लीज गो ऑन, कृपया जारी रखिए, विद योर स्टोरी, अपनी स्टोरी जारी रखिए, आई एम लिसनिंग, मैं सुन रहा हूँ। यहाँ पे देखिए गो ऑन का यूज कोई चीज जारी रखने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए यूज किया गया है। अगला सेंटेंस देखिए, आई स्टेप्ड आउटसाइड, मैं बाहर निकला, टू सी, देखने के लिए, व्हाट वाज गोइंग ऑन, क्या चल रहा था, इन द स्ट्रीट, गली में क्या चल रहा था। मैं बाहर निकला ये देखने के लिए कि गली में क्या चल रहा था। यहाँ पे देखिए कोई चीज घटित होने के सेंस में यानी कोई चीज होने के सेंस में गो ऑन का यूज किया गया है। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही वेंट ऑन एंड ऑन, यानी वो बोलता रहा, उसने बोलना जारी रखा, अबाउट हिज न्यू कार, अपनी नई कार के बारे में, फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे तक, मतलब 3 घंटे तक वो अपनी नई कार के बारे में बोलता रहा। तो यहाँ पे आपने देखा कि टू मच टॉकिंग के लिए भी यानी कोई
लंबी बात बोलते रहने के लिए भी गो ऑन का यूज किया जाता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी के बाद, सी वेंट ऑन वो आगे बढ़ी, टू बिकम बनने के लिए, होने के लिए, अ सक्सेसफुल लॉयर एक सफल वकील बनने के लिए आगे बढ़ी। यहाँ पे देखिए वेंट ऑन यानी गो ऑन का यूज कोई नई एक्टिविटी स्टार्ट करने या किसी डायरेक्शन में सिरे से आगे बढ़ने के सेंस में किया गया है। कुल मिला के इन सारी बातों का सारांश ये है कि गो ऑन के कई सारे मतलब होते हैं, जैसे कोई चीज कंटिन्यू करना, कोई चीज होना या घटित होना, किसी चीज के बारे में लंबे समय तक बात करना, और इसके अलावा किसी नई डायरेक्शन में कोई चीज नए सिरे से कोई एक्टिविटी स्टार्ट करना, तो वहां पे भी गो ऑन का यूज किया जाता है। चलिए अब स्टोरी में वापस चलते हैं। हमने पढ़ा कि वंस एक बार, ही वॉज गोइंग ऑन वो जा रहा था, और रॉबरी मिशन एक रॉबरी मिशन पे जा रहा था। यहाँ पे देखिए गो ऑन का यूज किसी नई एक्टिविटी को शुरू करने के सेंस में हुआ है। ही हैड उसके पास था, प्लेंटी ऑफ टाइम उसके पास आवश्यकता से अधिक समय था। प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है जब कोई चीज हमारे पास आवश्यकता से अधिक होती है तो वहां पे हम प्लेंटी ऑफ का यूज करते हैं। इसका यूज हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ कर सकते हैं। बस आपको याद ये रखना है कि इसका ज्यादातर यूज अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही होता है। हालांकि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में भी आप प्लेंटी ऑफ का यूज कर सकते हैं, बट वो अननेचुरल है। मतलब नेटिव स्पीकर्स के द्वारा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में प्लेंटी ऑफ का यूज कम किया जाता है। प्लेंटी ऑफ में आप सिर्फ प्लेंटी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे नाउन पहले से क्लियर होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि आपसे किसी ने पूछा डू यू नीड मोर ब्रेड, क्या आपको और ब्रेड चाहिए, तो वहां पे आप बोल सकते हैं नो आई हैव प्लेंटी। वहां पे आई हैव प्लेंटी ऑफ ब्रेड पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्लेंटी तक आप बोल सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी क्लियर है कि आप ब्रेड के बारे में बता रहे हैं। स्टोरी में वापस आते हैं। ही हैड उसके पास था, प्लेंटी ऑफ टाइम आवश्यकता से अधिक टाइम था, एट हिज डिस्पोजल उसकी कंट्रोल में। एट हिज डिस्पोजल का मतलब होता है उसके वश में, उसकी कंट्रोल में। टू बी एट वंस डिस्पोजल का मतलब होता है किसी के वश में होना, किसी के कंट्रोल में होना या किसी के लिए उपलब्ध होना। यह एक इंपॉर्टेंट फ्रेज है, आप इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ही सॉ उसने देखा, अ ग्रुप ऑफ पीपल लोगों का एक समूह, सिटिंग बैठे हुए, फॉर रिलीजियस वर्शिप धार्मिक पूजा पाठ के लिए। सो इसलिए ही सैट वो भी बैठ गया, इन अ कॉन्ग्रीगेशन उस सभा में। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है सभा। टू पास टाइम टाइम व्यतीत करने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए वो भी उस मंडली में बैठ गया। फिर क्या हुआ, अ हॉली सेंट एक महान संत, हॉली सेंट का मतलब महान साधु, हॉली मतलब होता है पवित्र, वाज गिविंग दे रहे थे, डिस्कोर्स प्रवचन दे रहे थे। डिस्कोर्स का मतलब होता है प्रवचन। इसके अलावा किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर लिखे गए निबंध या चर्चा को भी हम डिस्कोर्स बोल सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। हिज सरमन्स यानी उनके धर्म उपदेश, सरमन्स का मतलब होता है उपदेश। जस्ट अ सेकंड प्लीज। हिज सरमन्स एंड मैसेजेस उनके धर्मोपदेश और जो संदेश थे, वर वेरी इंप्रेसिव वो बहुत ही प्रभावशाली थे। आफ्टर द सरमन्स यानी उन उपदेशों को, उन धर्मोपदेशों को सुनने के बाद, द डकैत वो डाकू क्या किया, वेंट टू द सेंट वो उस महात्मा के पास गया, एंड सेड और बोला, हॉली सर। हॉली सर का मतलब हे महाराज, हे महात्मा। इसके अलावा इंग्लिश में हॉली से एक दो और फ्रेजेस बने हैं जिनका यूज हैरानी बताने और जताने में किया जाता है, जैसे कि हॉली स्मोक, हॉली काउ। बोलते हैं हॉली काउ लुक एट द साइज ऑफ द बिल्डिंग, मतलब अरे बाप रे बिल्डिंग की साइज को देखो। मतलब हैरानी जताने के लिए हॉली काउ, हॉली स्मोक का यूज किया जाता है। फिर उसने क्या बोला, आई एम मैं हूं, अ ड्रेडेड डकैत मैं एक खौफनाक डकैत हूं। ड्रेडेड का मतलब होता है खौफनाक, डरावना। आई हैव रॉब्ड मैंने लूटा है, किल्ड जान से मारा है, एंड मेम्ड और अंग भंग कर दिया है, पीपल लोगों का। मतलब उसने बोला मैंने लोगों को लूटा है, जान से मारा है, और कई लोगों को तो अंग भंग भी कर दिए हैं, मतलब उनके हाथ काट दिए, पैर काट दिए, तो उनको बोलते हैं मेम कर देना। फिर आगे क्या बोला, इज देयर एनी सेल्वेशन क्या कोई मोक्ष है, फॉर मी मेरे लिए। सेल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष, मतलब जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, तो उसको बोलते हैं मोक्ष यानी कि सेल्वेशन। उसने पूछा कि इन सब के बावजूद भी क्या मेरे लिए मोक्ष का कोई रास्ता है। द सेंट सेड उस महात्मा ने जवाब दिया, जस्ट स्पीक द ट्रूथ सिर्फ सच बोलो, नथिंग कुछ नहीं, बट द ट्रूथ लेकिन सिर्फ सच। उन्होंने उससे बताया कि सिर्फ सच बोलो और सच के सिवा कुछ नहीं। आगे पढ़ते हैं।
द डकैत डिसाइडेड, उस डकैत ने, उस डाकू ने निश्चय किया, टू गिव इट अ ट्राई, इसको एक बार ट्राई करने का। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही प्लान्ड, उसने योजना बनाई, टू रॉब, लूटने की, द किंग्स पैलेस, राजा के महल को लूटने की योजना बनाई। ही रीच्ड, वो पहुंचा, द मेन गेट पे पहुंचा। यहाँ पे देखिए वो मेन गेट पे पहुंचा, लेकिन फिर भी एट का यूज नहीं किया गया है। उसका रीजन यह है कि रीच के बाद कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। फिर क्या हुआ, द गार्ड सॉ, यानी एक पहरेदार ने देखा, द डकैत, उस डकैत को, एंड सेड, और कहा, टू हिम, और उससे कहा, हु आर यू, तुम कौन हो। डकैत ने जवाब दिया, आई एम अ डकैत, मैं एक डाकू हूं। द डकैत स्पोक द ट्रूथ, उस डकैत ने सच बोला। स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक होता है। स्पीक के तीनों फॉर्म स्पीक, स्पोक और स्पोकन होते हैं। फिर क्या हुआ, द गार्ड थॉट, उस पहरेदार ने सोचा, दैट की सम हाई रैंक चिफ्टन वाज पुलिंग हिज लेग, कि कोई हाई रैंक का सरदार या मुखिया उसका मजाक उड़ा रहा है। यहाँ पे देखिए सम लिखा हुआ है, लेकिन सम का मतलब यहाँ कुछ नहीं, कोई है। मतलब उस पहरेदार ने सोचा कि कोई हाई रैंक का मुखिया या सरदार उसका मजाक उड़ा रहा है। पुल समोन्स लेग का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, ये भी एक फ्रेज है। सो इसलिए, ही लेट, उसने दिया, द डकैत, डकैत को, डाकू को, गो इन, जाने दिया, इसलिए उसने उस डाकू को जाने दिया। ही वेंट, वो गया, यानी वो डाकू गया, इन, वो अंदर गया, एंड पिक्ड अप, और उठा लिया, अ चेस्ट, एक चेस्ट उठा लिया। चेस्ट का मतलब यहाँ पे सीना नहीं, चेस्ट का और मतलब होता है संदूक या बॉक्स। तो उसने एक बॉक्स को उठा लिया, लाइन, जो कि पड़ा हुआ था, इन अ चैम्बर, एक चैम्बर में, कक्ष में पड़ा हुआ था। चैम्बर का मतलब कक्ष या रूम। इट कंटेंड, इसमें था, जेम्स, रत्न थे, इसमें रत्न थे, टू बी सेंड, जिन्हें भेजना था, टू द ट्रेजरी, जिन्हें ट्रेजरी में भेजना था, यानी उस स्थान में, उस रूम में भेजना था जहां पे धन संचय करके रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेजरी। फिर क्या हुआ, ही केम आउट, वो बाहर आया, इजली, आसानी से बाहर आया, एंड वाज अबाउट टू लीव, और निकलने वाला था। अबाउट टू लीव, निकलने वाला था। लीव के भी कई सारे मतलब होते हैं, जैसे कि अवकाश, यानी कि छुट्टी, या कहीं से निकलना या कोई चीज छोड़ना। द पैलेस, वो पैलेस को छोड़ने वाला था, पैलेस से निकलने ही वाला था। फिर क्या हुआ, द सेम गार्ड, वही पहरेदार, अटर्ड, बोला, अटर्ड का मतलब बोला, यानी सेड, व्हाट डू यू कैरी, तुम क्या कैरी कर रहे हो, तुम क्या ले जा रहे हो। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है व्हाट डू यू कैरी, मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, लेकिन मैं इसको बोल रहा हूँ कंटिन्यूअस में। उसका रीजन ये है कि इस स्टोरी को एक ओल्ड लुक देने के लिए कंटिन्यूअस सेंटेंस की जगह इंडेफिनिट का सेंटेंस यूज किया गया है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे कंटिन्यूअस सेंटेंस ही होना चाहिए था। यहाँ पे व्हाट डू यू कैरी नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था व्हाट आर यू कैरिंग, यानी कंटिन्यूअस सेंटेंस होना चाहिए था। स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। ही सेड, उसने कहा, यानी उस डाकू ने कहा, चेस्ट ऑफ जेम्स, यानी रत्नों का संदूक, मतलब रत्नों का संदूक ले जा रहा हूं। दैट्स व्हाट, ये वही है, आई फाउंड, जो मुझे मिला, मतलब सिर्फ यही मुझे मिला। फिर क्या हुआ, ही क्वेश्चनड, उस पहरेदार ने, उस गार्ड ने क्वेश्चन किया, पूछा, बाई हुज परमिशन, किसकी अनुमति से। फिर वो डाकू बोलता है, परमिशन, अनुमति, आई डोंट नीड एनी वंस परमिशन, मुझे किसी की अनुमति नहीं चाहिए। आई एम रॉबिंग इट, मैं इसको लूट के ले जा रहा हूं। रिप्लाइड द डकैत, उस डाकू ने ऐसा जवाब दिया। अब उस डाकू की कॉन्फिडेंस को देखकर द गार्ड, वो पहरेदार, गॉट कंफ्यूज्ड, वो पहरेदार कंफ्यूज हो गया। ही थॉट, उसने सोचा, दैट की इट वाज सम हाई स्पिरिटेड जोक, ये किसी प्रकार का हाई स्पिरिटेड जोक है। हाई स्पिरिटेड जोक का मतलब एक जिंदा दिली मजाक, मतलब एक साहस भरा मजाक, ऐसा मजाक जिसमें कॉन्फिडेंस, एनर्जी और बोल्डनेस हो, साहस हो, तो उसको बोलेंगे जिंदा दिली वाला मजाक, यानी कि दबंग के स्टाइल वाला मजाक। हाई स्पिरिटेड का मतलब होता है निडर या साहसी। फिर क्या हुआ, ही लेट द डकैत गो, उसने उस डाकू को जाने दिया। इन द मॉर्निंग, यानी सुबह, एवरीवन, हर आदमी, प्रत्येक आदमी, गॉट टू नो, जान पाया, अबाउट द रॉबरी, उस लूट के बारे में। द गार्ड वेंट इन, वो गार्ड अंदर गया, एंड टोल्ड, और बताया, द किंग, राजा को, अबाउट द स्ट्रेंजर, उस अजनबी के बारे में। स्ट्रेंजर का मतलब अजनबी। हु क्लेम्ड, जिसने दावा किया था, टू बी अ डकैत,
जिसने एक डाकू होने का दावा किया था। द किंग वॉज सरप्राइज्ड, वो राजा आश्चर्यचकित हो गया, बाई द डकैट्स बिहेवियर, डकैत के इस बिहेवियर से। जस्ट अ सेकेंड। ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया, अ सर्च यानी खोज करने की, फॉर द डकैत, उसने उस डकैत की खोज करने का आदेश दे दिया। द सोल्जर्स यानी सिपाही लोग, नैब्ड पकड़ लिए। नैब का यूज हम किसी को पकड़ने के सेंस में करते हैं, लेकिन खासकर तब जब कोई भागने की कोशिश कर रहा हो या किसी ने कोई गलत किया हो या कर रहा हो, तो वहां पे नैब का यूज करते हैं। द सोल्जर्स नैब्ड यानी उन सिपाहियों ने नैब किया, धर दबोच लिया, द डकैत उस डाकू को, एज ही वाज स्टिल इन द टाउन, जैसा कि वो तब भी उसी कस्बे में था। टाउन का मतलब कस्बा या छोटा शहर। द डकैत यानी वह डाकू, स्पोक द ट्रुथ, सच बोला, बिफोर सामने, द किंग एज वेल, वो राजा के सामने भी सच बोला। यहाँ पे बिफोर का मतलब पहले नहीं होगा, यहाँ पे बिफोर का मतलब है सामने, राजा के सामने। एज वेल का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज पहले हो गई हो और फिर से वही चीज हो रही हो, तो सेंटेंस में भी का सेंस लाने के लिए हम एज वेल का यूज करते हैं। क्योंकि वो डाकू पहले तो संत के सामने सच बोला, फिर पहरेदार के सामने सच बोला, और फिर अंत में राजा के सामने भी उसने सच ही बोला। फिर क्या हुआ? द किंग यानी वह राजा, वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, वो बहुत ही प्रभावित था, और इसलिए ही हैंडेड ओवर, उसने सौंप दिया। हैंड ओवर का मतलब होता है सौंपना। ही हैंडेड ओवर, उसने सौंप दिया, द चार्ज यानी जिम्मेदारी, ऑफ द सिक्योरिटी, सुरक्षा की जिम्मेदारी, ऑफ ऑल द वैल्यूएबल्स, सारी बहुमूल्य चीजों का, ऑफ द पैलेस, महल के, टू द डकैत, उस डकैत को। मतलब वह राजा उस डाकू के सच बोलने की आदत से बहुत ही प्रभावित था, और इसलिए उसने अपने महल के सभी बहुमूल्य चीजों के रख रखाव की जिम्मेदारी उस डाकू को सौंप दी। नाउ अब, द डकैत हैड नो नीड, उस डाकू को कोई जरूरत नहीं थी, टू रॉब एनीवन, किसी को लूटना, और एनीथिंग या किसी चीज को लूटना। अब उस डाकू को किसी व्यक्ति या किसी चीज को लूटने की कोई जरूरत नहीं थी। अब ही वॉज फोर्स्ड, वो बाधित था, टू बीकम, बनने के लिए, होने के लिए, अ गुड मैन, एक अच्छा आदमी। अब वो एक अच्छा आदमी होने के लिए, बनने के लिए बाधित था। चलिए अब स्टोरी का जिस्ट यानी सारांश पढ़ते हैं। एडॉप्ट यानी अपनाइए, इसी तरह एक वर्ड है एडाप्ट, उसकी स्पेलिंग होती है ADAPT, एडाप्ट। एडाप्ट का मतलब होता है किसी के अनुसार ढलना या किसी को अनुकूल बनाना। इस एडॉप्ट का मतलब होता है कोई चीज अपनाना या गोद लेना। तो यहाँ पे लिखा है एडॉप्ट अ गुड क्वालिटी, एक अच्छी क्वालिटी अपनाइए, एंड और मैनी मोर, बहुत सारी गुड क्वालिटीज और बहुत सारी अच्छी विशेषताएं, ऑटोमेटिकली, स्वतः, फॉलो, पीछे आएंगी। फॉलो का मतलब होता है किसी के पीछे आना या पीछा करना। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आज के पॉइंट्स भी आपको सारे समझ में आए होंगे। फिर भी हमें आपकी फीडबैक का इंतजार है। थैंक यू।